नमस्कार। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों में से एक उपाय फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन होने से पेपर लीक से जुड़े हुए मामलों की तत्काल सुनवाई होगी, त्वरित सुनवाई होगी, दोषियों को तत्काल सजा होगी और तब सरकार को लगता है कि इससे पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लग जाएगा। सुनने में भी ऐसा लगता है कि जुर्माना बढ़ा दिया गया, सजा बढ़ा दी गई और इसलिए पेपर लीक की घटना पर भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन क्या इतना काफी है? और क्या आपको भी लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाने से ऐसे मामलों की सुनवाई तत्काल हो जाएगी? अगर ये आपको लगता है तो बस रुकिए और इसे समझिए। आंदोलन चल रहा था, आंदोलन खत्म करने के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, युवाओं को संबोधित किया और हुआ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के तत्काल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया। मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए गए। पेपर लीक से जुड़े हुए मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट को में ट्रांसफर कर दिए गए। 27 तारीख को सुनवाई होनी थी, सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई टल गई। अब 3 को सुनवाई होगी। अब 3 को सुनवाई होगी, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सुनवाई क्यों टली इसे समझिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब मामला गया तो जितने त्वरित ढंग से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ उतने त्वरित ढंग से जहां यह मामला था वहां से दस्तावेज फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं पहुंचा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच एजेंसी सीबीआई को के लिए वकील का जिसका होना था, वकील की नियुक्ति नहीं हुई। अब आप समझ सकते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने में सरकार फास्ट हो सकती है, लेकिन मामला कैसे चलेगा, सुनवाई कैसे होगी? वकील तो वही हैं, आरोपी प्रभावशाली होते हैं, जजों के काम करने का ढंग वही होता है, जांच एजेंसियां उसी ढंग से काम करती हैं। तो जब ये सारी चीजें, जब तक ये चीजें फास्ट नहीं होंगी तब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने का कोई मतलब नहीं होता है। उनका रवैया तो नहीं बदलने जा रहा है। तो अगर किसी को यह लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाने से तत्काल सुनवाई हो जाएगी और सजा मिल जाएगी तो थोड़ा सा इस पर विचार करना होगा। दूसरी एक और बात कि याद होगा 2024 में पेपर लीक हुआ पटना बिहार में और उसका जो मुख्य आरोपी जिसे कहा गया, जिसे मास्टरमाइंड कहा गया, संजीव मुखिया, उसके खिलाफ जांच हुई। जांच करे थी सीबीआई। अभी कुछ ही दिन पहले जब आंदोलन चल रहा था सीबीआई ने कह दिया कि उस मुख्य मास्टरमाइंड के खिलाफ कोई सबूत सीबीआई को नहीं मिला। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या कर लेगा? जांच एजेंसी, अब जांच एजेंसी को कोई सबूत नहीं मिल रहा, तो इसे भी समझना होगा। एक बात और समझनी होगी कि कौन लोग शामिल होते हैं इसमें। अगर यह समझना है तो समझिए कि उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ सरकार के एक धड़े, सहयोगी पार्टी के एक विधायक हैं, उन पर 8-9 मामले हैं जो पेपर लीक से जुड़े हुए मामले हैं, उसमें वो आरोपी, वो विधानसभा में बैठते हैं। अब इतना प्रभावशाली अगर कोई विधायक या सांसद किसी मामले में शामिल हो तो उस मामले की सुनवाई इतनी जल्दी जल्दी हो सकती है क्या? आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद एक और बात समझनी होगी, वो ये कि ट्रायल कोर्ट में मान लीजिए कि ट्रायल जल्दी जल्दी हो गया, पूरा भी हो गया, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो गई, फैसला आ गया, उसके बाद से मामला तो अपील में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। तो हाई कोर्ट में तो फास्ट ट्रैक मामले होते नहीं, प्रायोरिटी पे सुने जाते हैं। तो चलो मान लिया कि हाई कोर्ट में प्रायोरिटी पे सुनवाई हो जाएगी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो ढेर सारे मामले हैं। अब आप कहेंगे कि वहां भी प्रायोरिटी पे सुनवाई हो जाएगी, तो वहां हो जाएगी। तो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते मामला कितना भी त्वरित हो, समय तो लगेगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, और कैलकुलेशन कैसे करना है उसका फॉर्मूला बता देता हूं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला घोटाला का आरोप लगा। मामला 2005 का था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोयला मंत्री भी थे। निचली अदालत ने, दिल्ली की निचली अदालत ने उनको समन कर दिया, और तब समन कर दिया जब इस मामले की जांच कर रही, कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया था। निचली अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को दरकिनार करके उनको समन कर दिया। जबकि होता यह है कि जब क्लोजर रिपोर्ट लग गया तो मामला खत्म हो जाता है, लेकिन निचली अदालत के जज जस्टिस भरत पराशर ने तय किया था कि मनमोहन सिंह को तो कोर्ट में बुलाना है, तो उन्होंने समन किया। मनमोहन सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुजारिश की, उसे चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर उस समन पर रोक लगा दिया।
जिसके बाद मनमोहन सिंह को कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ा, लेकिन वो मामला पेंडिंग रह गया, केस बंद नहीं हुआ। मनमोहन सिंह कोर्ट नहीं गए, लेकिन मामला जिंदा था। मनमोहन सिंह 2024 में परलोक सिधार गए, उनके ऊपर लगा हुआ आरोप जिंदा था। अब जाकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहे या लंबित कोल ब्लॉक घोटाला के से जुड़े केस को बंद किया, यह कहते हुए कि जब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गया था उसके बाद से जज को उन्हें समन नहीं करना था, वो समन न्याय संगत नहीं था, गलत था, गैर कानूनी था, संविधान सम्मत नहीं था, कानून सम्मत नहीं था। और इस तरह 2005 का मामला, घोटाला 2005 का आरोप 2015 में समन हुआ था, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी और सुप्रीम कोर्ट से 2026 में आखिरी फैसला आया। 11 साल। यह पूर्व प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि ट्रायल कोर्ट से फास्ट ट्रैक किसी मामले की सुनवाई होगी, फैसला आ गया, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री के मामले में निस्तारण में 11 साल 12 साल लग सकते हैं, तो बाकी मामलों में समझ लीजिए। तो ये जो कुछ भी इसलिए हो रहा है कि हंगामा मचा है, इसलिए हो रहा है कि अभी आक्रोश है, इसलिए हो रहा है कि आंदोलन हुआ था, इसलिए हो रहा है कि आंदोलन दोबारा हो सकता है, ये सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। तो बस ये समझाने की कोशिश थी, ये बताने की कोशिश थी कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन हो जाने से मामलों का निस्तारण फास्ट ट्रैक नहीं होता। और अपने देश में तो जब तक जजेस, वकील, जांच एजेंसियां और खासकर ऐसे मामलों में जहां पर फोरेंसिक जांच होगी, जहां पर साइबर जांच होगी, साइबर टीम होगी, फोरेंसिक टीम होगी, सब लोग फास्ट ट्रैक नहीं होंगे, उनका सबका काम फास्ट ट्रैक नहीं किया जाएगा, तब तक मामले में जल्दी फैसला नहीं आएगा। और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक ही करनी पड़े। बस इतनी सी बात बतानी थी। धन्यवाद।